नमस्कार। अभी आपके बीच हम मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल के विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए जिस मुद्दा पर चर्चा करेंगे वह होगा मौर्यकालीन शासन प्रशासन। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, मौर्यकालीन शासन और प्रशासन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि मौर्य काल में जिस शासन और प्रशासन की नींव पड़ी, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आज भी हमारे देश में करीब करीब उसी प्रकार का शासन प्रशासन लागू है। तो एक उत्सुकता और कौतूहलता का यह विषय है। जहाँ तक सवाल उठता है मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में, तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के विषय में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसके अलावे मेगास्थनीज की इंडिका है, अशोक का अभिलेख है, और इसी प्रकार के समकालीन और परवर्ती कई स्रोतों से हमें मौर्यकालीन शासन प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। परंतु सबसे बड़ा स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन व्यवस्था का प्रचलन था, और कौटिल्य भी चाहता था कि मजबूत राजतंत्र की स्थापना हो, क्योंकि वो समय की मांग थी। इस परिस्थिति में छोटे छोटे क्षेत्रों को जीत करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। वहाँ इस प्रकार के एक मजबूत राजतंत्र समय की मांग थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी, निरंकुश थी, लेकिन लोक कल्याणकारी थी। और इसी संदर्भ में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक निरंकुश राजतंत्र की संज्ञा दी जाती है। यानी कि लोकतंत्र के बदले राजतंत्र, यानी कि राजतंत्रात्मक निरंकुश शासन व्यवस्था इस समय था। लोकतंत्र के संदर्भ में मौर्य काल में पूरी तरह से इसके तुलना में राजतंत्र को अच्छा माना गया है। मित्रों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि मौर्य काल में सप्तांग सिद्धांत, यानी कि 7 बात एक मजबूत राजतंत्र के लिए आवश्यक होता है। इन 7 बातों में सबसे पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा मित्र, पांचवा किला, छठा कोष। तो इस प्रकार से उन्होंने 7 बात को एक मजबूत राजतंत्र के लिए आवश्यक बताया है। कौटिल्य ने कहा है कि राजा को परामर्श देने के लिए, सहयोग देने के लिए, शासन कार्य में सहायता करने के लिए एक मजबूत मंत्रिमंडल होना चाहिए। और मंत्रिमंडल के लिए उन्होंने तीर्थ शब्द का उल्लेख किया है, और 18 यानी 18 तीर्थ या तीर्थ महामात्य का चर्चा उन्होंने किया है। चाणक्य के अनुसार मंत्रियों की जो नियुक्ति होती थी उपधा परीक्षण के माध्यम से, और उपधा परीक्षण के तहत कार्यरत अधिकारियों से धर्म, अर्थ, काम और भय
4 बातों की गुप्त रूप से परीक्षा ली जाती थी और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत उन्हें मंत्री के रूप में जगह मिलता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक दूसरे प्रकार के मंत्रियों की भी चर्चा मिलती है, जिसके लिए अध्यक्ष नाम आया है, अध्यक्ष, और इसकी संख्या 27 यानी 27 बताई गई है। हर मंत्रियों के अपने अपने डिपार्टमेंट होते थे, अपने विभाग होते थे, और अपने अपने विभाग में वो निष्ठापूर्वक कार्य करने की चेष्टा करता था। सबों को अपने अपने पद के हिसाब से वार्षिक वेतन मिलता था और ये वेतन चांदी के सिक्का यानी कि पन के रूप में होता था। 48,000 पन से लेकर 60 पन तक के बीच मंत्रियों, अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को वेतन के रूप में मिलते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये जानकारी मिलता है कि मौर्य काल में एक कुशल गुप्तचर प्रणाली था। गुप्तचर प्रणाली अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है, गुड पुरुष। और इस डिपार्टमेंट के जो प्रधान होते थे उन्हें महामात्यापसर्प कहते थे, महामात्यापसर्प। कौटिल्य ने 2 प्रकार के गुप्तचर का उल्लेख किया है, एक संस्था, दूसरा संचार। संस्था वैसे गुप्तचर को कहते थे जो एक जगह पर रह करके गुप्तचरी का कार्य करते थे, और संचार वैसे गुप्तचर के लिए नाम आया है जो घूम घूम के गुप्तचरी का कार्य करता था। गुप्तचरी प्रणाली से, इस व्यवस्था से पुरुष और महिलाएं दोनों जुड़े होते थे और वेश बदलकर, भाषा बदलकर वे गुप्तचरी का कार्य करते थे। कौटिल्य का मानना था कि अच्छे तरह से प्रशासन और शासन के संचालन के लिए मजबूत गुप्तचर का होना अनिवार्य है। तो गुप्तचरी प्रणाली पे इस समय काफी बल दिया गया है। मौर्य काल में एक कुशल न्याय व्यवस्था का विवरण मिलता है, न्याय प्रणाली, और कहते हैं कि सबसे बड़ा न्यायाधीश स्वयं राजा होती थी और राजा के नीचे विभिन्न स्तरों पर अलग अलग न्यायालय की स्थापना होती थी। इस समय 2 प्रकार के न्यायालय का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। पहला धर्मस्थीय न्यायालय, दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। दोनों के अलग अलग कार्य थे। धर्मस्थीय न्यायालय में दीवानी मुकदमों यानी वित्तीय मामलों का निष्पादन होता था, जबकि कंटक शोधन में फौजदारी यानी लड़ाई झगड़ा, मारपीट आदि से संबंधित मुकदमों का निराकरण होता था। मुकदमों की सुनवाई के समय साक्ष्य और सबूत के ऊपर काफ़ी बल दिए जाते थे और इसी आधार पर त्वरित और निष्पक्ष न्याय पर बल दिया जाता था। दंड विधान कठोर था और आर्थिक दंड के ऊपर काफ़ी बल दी जाती थी, आर्थिक दंड के ऊपर। इसके अलावा सामाजिक अपमान, अंग विच्छेद, तरह तरह के देश निष्कासन जैसे सजाओं का भी प्रावधान था। मौर्य काल में एक कुशल सैन्य व्यवस्था का भी विवरण मिलता है, सैन्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था। और कहते हैं कि मौर्य शासकों के पास चतुरंगनी सेना थी, यानी कि सेना के 4 अंग थे, पैदल सेना, अश्वसेना, गजसेना और रथ सेना। और इसके अलावे अर्थशास्त्र में नौसेना का भी उल्लेख मिलता है, यानी कितने
उस समय के शासक दूरदर्शी थे कि नौसेना का भी उन्होंने अपने काल में व्यवस्था किया था। मेगास्थनीज के इंडिका में उल्लेख मिलता है कि सेना का संचालन कुल मिलाकर के 6 समितियों के द्वारा होता था और प्रत्येक समिति में 5-5 मेंबर होते थे, यानी 30 व्यक्तियों के द्वारा सेना का संचालन होता था। यूनानी विद्वान जस्टिन के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख का विशाल पैदल सेना, 50,000 घुड़सवार, 9,000 गज और 8,000 रथ थे। इतना विशाल सेना। और प्लूटार्क तो ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की विशाल सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद दिया। निश्चित तौर पर राजतंत्र की मजबूती के लिए एक स्ट्रांग, एक सशक्त सेना की आवश्यकता होती है और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक मजबूत सैन्य संगठन के ऊपर बल दिया गया। मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य कालीन जो शासन व्यवस्था है, उसमें अशोक ने आंशिक परिवर्तन किया। उन्होंने धम्म महामात्र, स्त्रीध्यक्ष महामात्र, नगर व्यूहलक, प्रतिवेदक, रज्जुक जैसे कई अधिकारियों की नियुक्ति किया। उन्होंने कहा प्रतिवेदक से कि मैं कहीं भी रहूं, भोजन गृह में रहूं या शयन कक्ष में रहूं, राज्य और प्रजा से संबंधित किसी प्रकार की सूचना किसी भी समय हमें पहुंचाया जाए। और सम्राट अशोक ने ही पहली बार अपनी प्रजा के लिए पुत्र जैसे शब्द का प्रयोग किया। तो एक प्रजापालक शासक के रूप में उन्होंने अपने भूमिका का निर्वहन किया। सम्राट अशोक ने रज्जुक को काफी अधिकार दिए। रज्जुक एक तरह से आज के जिलाधिकारी डीएम की भांति होता था। रज्जुक किसी फांसी प्राप्त व्यक्ति को 3 दिनों का मोहल्लत, जीवनदान दे सकता था। इसके अलावे उन्होंने अपने बाकी कई अधिकारियों के माध्यम से अपने प्रजा को हर संभव सहायता देने की चेष्टा किया। मौर्य काल में प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे साम्राज्य का विभाजन कई प्रशासनिक इकाई में किया गया। केंद्र के नीचे प्रांत होता था। सम्राट अशोक के काल में 5 प्रांतों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। एक था तक्षशिला, दूसरा था उज्जैन, तीसरा था प्रासी यानी पाटलिपुत्र, चौथा था तोसली कलिंग और 5वां था सुवर्णगिरी दक्षिणापथ, कर्नाटका में पड़ता है। तो 5 प्रांत। प्रांत के नीचे कमिश्नरी होता था, कमिश्नरी के नीचे जिला होता था, जिला के नीचे अनुमंडल होता था, उसके नीचे प्रखंड होता था, सबसे नीचे गांव होता था। यानी आज जो प्रशासनिक हायरार्की है वो पहली बार स्पष्ट रूप से हमें मौर्य काल में ही देखने को मिलता है। सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में पूरी तरह से प्रजा के लिए अपने अभिलेख के माध्यम से पुत्र शब्द का प्रयोग किया और कहा कि कोई प्रजा हमसे डरे नहीं, वो धर्म का पालन करें और हर संभव सहायता के लिए, आवश्यकता के लिए राज्य से संपर्क करें। तो इस प्रकार से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन
में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उसे जनहित के लिए और उपयोगी बनाया और महत्वपूर्ण बनाया। और निस्संदेह ये मौर्यकालीन प्रशासन किसी न किसी रूप में आने वाले समय में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो मौर्यकालीन हमने प्रमुख बातों का उल्लेख किया और अगले वीडियो के माध्यम से हम मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की चर्चा करेंगे। नमस्कार।